चलो स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है। जो केमिकल इक्विलिब्रियम थोड़ा सा मतलब टफ है किसके कंपैरिजन में, थर्मोडायनेमिक्स और केमिस्ट्री के कंपैरिजन में। लेकिन इक्विलिब्रियम अगर आपने समझ लिया केमिकल तो आयनिक आ जाएगा। मतलब गारंटी नहीं दे रहा बट चांस है आने के ना, क्योंकि आयनिक थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है, केमिकल आसान है। तो अपन बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की। ध्यान समझाए। तो अपन बात करते हैं बेटा, सबसे पहले इसको अच्छे से सीखते हैं बेटा। अगर अच्छे से केमिकल सीखेंगे तो ही आयनिक में मजा आएगा। ठीक है। तो जो बेटा बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। जो केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ने के लिए हमें एक चीज पढ़ना है जिसका नाम है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन। एंडो एक्सो में तुम्हें पहले सिखा चुका हूं। अब हम बात करेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन की। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? रिवर्सिबल। क्लियर है सबको? इरिवर्सिबल क्या होती है? जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तो जा सकता है लेकिन प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में नहीं आ सकता, उसे हम क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन को हम इस तरह के साइन से दिखाते हैं बेटा। या तो इस तरह से दिखाएंगे कि आगे और पीछे, या इस तरह से। जबकि इरिवर्सिबल को सिर्फ एक तरफा साइन है कि भाई एक तरफ जा रही है। बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट वन अगर अपन बात करें, जनरली क्या होता है कि अगर कोई गैसियस रिएक्शन है, मैं गारंटी नहीं ले रहा गैसियस रिएक्शन की, अगर कोई रिएक्शन गैसियस रिएक्शन है तो अगर आपने उसको ओपन कंटेनर में करवाया, किसमें कराया बेटा? तो मेरी गारंटी है वो कभी भी रिवर्सिबल नहीं हो सकती। कि सर कैसे? जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, और कंटेनर आपका ओपन है, यहाँ से खुला पड़ा है। जैसे रिएक्शन आगे जाएगी CO2 भाग जाएगी, तो रिवर्सिबल आने के चांस ही खत्म। तो गैसियस रिएक्शन कभी भी ओपन कंटेनर में रिवर्सिबल नहीं हो सकती, तो गैस चली जाएगी। तो दोनों कंपोनेंट होने चाहिए तभी तो वापस पीछे आएगी। अगर आपको किसी गैसियस रिएक्शन को रिवर्सिबल बनाना है, मैं नहीं कहता वो बनेगी, बनाना है तो वो पहली बात तो क्लोज कंटेनर में होनी ही चाहिए। बाद में देखेंगे होंगी कि रिवर्सिबल नहीं होगी। समझा क्या? नेक्स्ट मैंने बेटा एक चीज देखा गया ऐसा, मतलब ऐसा कम तो नहीं है कि होना ही चाहिए, कि अगर सभी एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सारे कंपोनेंट की फेज सेम है, फेज बोला स्टेट नहीं बोला, क्या बोला है? फेज। अगर फेज सेम है तो उसके रिवर्सिबल होने के चांस ज्यादा है। रिवर्सिबल होने के चांस है। पर इसका ऐसा कोई मतलब नहीं। जैसे ये रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, आपको इसमें गैसियस है तो इसको बंद कंटेनर में कराओ, रिवर्सिबल है। लेकिन फेस तो सेम नहीं है, कोई सॉलिड है कोई गैस है, लेकिन चांस ज्यादा है। क्या है बेटा? समझा क्या? अब बात करते हैं बेटा रेट ऑफ रिएक्शन। आपको पता ही है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। अब तो बेटा अपन एक केमिकल काइनेटिक्स में हम रेट लॉ पढ़ के आए थे। क्या पढ़ के आए थे? रेट लॉ। रेट लॉ क्या कहता है बेटा? आपको ही पता है कि सर रेट लॉ होता है कि कंसंट्रेशन की पावर है n। अरे बोलो पढ़ के आए थे कि नहीं पढ़ के आए थे? बस वही रेट लॉ, वही क्या है बेटा? रेट लॉ। बट यहाँ पे क्या होता है बेटा? मास एक्शन लॉ। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? मास एक्शन लॉ। और वहां रेट लॉ था और यहाँ क्या है बेटा? मास एक्शन लॉ। मास एक्शन लॉ क्या कहता है? ध्यान समझो कि किसी रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, किसी भी रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, जैसे मुझे पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K R की पावर है n। है भाषण में। जैसे मैं इसको और इजीली वे में बोलूं, जैसे मैं मानूंगी तुम्हें काइनेटिक्स नहीं आती, ऐसे मानते चलो कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है? रिएक्टेंट पे। तो रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल है R की पावर है n के, और n होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n क्या होता है? यही था हमारा केमिकल काइनेटिक्स में। n क्या है बेटा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो कि एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। और इस डब्बे का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन। तो मुझे पता है अगर मैं ऐसे हटाऊंगा तो कोई रेट कांस्टेंट भी तो आएगा। अगर मैं प्रोपोर्शन साइन हटाऊंगा तो क्या आएगा? कोई रेट है कांस्टेंट। और ये रेट कांस्टेंट होता है ना बेटा, इसको प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ये इंडिपेंडेंट होता है ओवर कंसंट्रेशन से। इसको कोई मतलब नहीं है अगर आप रिएक्शन की कंसंट्रेशन बदलते जाओ, के की वैल्यू सेम ही रहने वाली है। आई बात। अगर मैं एक रिएक्शन है उसमें 100 मोल लूं, 200 लूं, 300 लूं, के को कोई फर्क है नहीं पड़ता। समझा क्या? आप मर्जी है जो लो, रिएक्शन की रेट वही रहने वाली है। रेट कांस्टेंट वही रहने वाला, सॉरी रेट नहीं, रेट क्या रहने वाली है? रेट कांस्टेंट वही रहेगा, सेम। हाँ, रिएक्शन का बदलने पर अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग होता है, लेकिन कंसंट्रेशन से ऐसे कोई मतलब है नहीं है। और ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर।
ये टेम्परेचर का फंक्शन है। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? पक्का। नेक्स्ट देखो बेटा, हम बात कर रहे हैं इस पूरे चैप्टर में एलिमेंट्री रिएक्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है? वो रिएक्शन जो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। हम पूरे रिएक्शन में यही मानेंगे सारी रिएक्शन एलिमेंट्री है। सारी रिएक्शन क्या है? एलिमेंट्री। और एलिमेंट्री रिएक्शन की अपनी केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ी, जो 12th में अपना टॉपिक था। इस टॉपिक में क्या था बेटा कि जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है उनके लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की मोलिकुलरिटी होती है। मोलिकुलरिटी क्या होता है? ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। तो मैं सारी रिएक्शन को एलिमेंट्री मानते हुए करूंगा। आ रही बात में? बोलो कोई दिक्कत है? रिएक्शन दोज कंप्लीट इन ए वन स्टेप ओनली फॉर दीज रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन मोलिकुलरिटी आर सेम। और मोलिकुलरिटी क्या होती है बेटा? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मैं पूरे चैप्टर में यही करूंगा और इसीलिए इसको मास एक्शन लॉ बोलते हैं। ले, जबकि मैं आपको काइनेटिक्स में पढ़ाया था रेट लॉ। क्या पढ़ाया था? रेट लॉ और मास एक्शन लॉ में यही फर्क है बेटा, ये कभी भी सेम हो भी सकते हैं और ये नहीं भी हो सकते। अब जैसे मुझसे कोई पूछे कि N2 प्लस 3H2 रिएक्शन करके 2 अमोनिया बनाता है, कहता है इसका रेट मास एक्शन लॉ लिखो, तो मैं कहूंगा रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट कांस्टेंट रिएक्टेंट की पावर N2 की पावर 1 H2 की पावर 3। ले रहा है वो जो N है वो क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक है बेटा, स्टोइकियोमेट्रिक। मुझसे कहा 2A प्लस B प्लस 2C रिएक्शन करता, तो मैं क्या लिखूंगा? रेट ऑफ रिएक्शन के A की पावर 2 B की पावर 1 C की पावर 2। इसी तरह रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के SO2 की पावर है 2 O2 की पावर है 1। बोलो कोई दिक्कत है? और रिवर्सिबल रिएक्शन, अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है तो आपको पता है उसके आगे जाने की रेट और पीछे जाने की रेट कांस्टेंट सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। रेट कांस्टेंट की बात हो रही है, इनकी बात हो रही है। तो रेट कांस्टेंट आगे जाने का और पीछे जाने का सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो सिंपल सी कहानी, मैंने कहा उसके आगे जाने का रेट कांस्टेंट के फॉरवर्ड है, पीछे आने का रेट कांस्टेंट है के बैकवर्ड। तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन की क्या लिखी जाएगी बेटा कि आर फॉरवर्ड इक्वल टू के फॉरवर्ड N2 H2 की पावर है क्यू। बोलो कोई दिक्कत है? के फॉरवर्ड N2 की पावर 1 H2 की पावर क्यू। लेकिन जब रिएक्शन बैकवर्ड आ रही है तो बैकवर्ड तो इधर से देखूंगा मैं, तो इधर से देखूंगा तो रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन की जो रेट है वो क्या है कि के बैकवर्ड, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट इनटू अमोनिया का स्क्वायर। अरे बोलो, अगर मैं इस रिएक्शन में लिखूं तो फॉरवर्ड क्या होगा? के फॉरवर्ड PCl3 कंसंट्रेशन और Cl2 की। बैकवर्ड क्या होगा? आर बैकवर्ड के बैकवर्ड PCl5 की कंसंट्रेशन। बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट देखो, अगर 2A प्लस बी रिएक्शन करके बनाते हैं 2C प्लस 2D, तो अगर मैं आर फॉरवर्ड देखूंगा तो क्या आएगा? के फॉरवर्ड A2 की पावर A की पावर 2 B पावर 1। और अगर मैं बैकवर्ड देखूंगा तो क्या होगा? के बी सी स्क्वायर है। समझा क्या? कोई दिक्कत है इसमें? पक्का। नेक्स्ट देखो बेटा, अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम क्या है? तो पहली बात, इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड ओनली फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। तो बेटा इक्विलिब्रियम का मतलब ही क्या है कि क्या आ जाए बेटा, एक दूसरे में बराबर रेट आ जाए। और ये तभी इक्विलिब्रियम हो सकता है जब क्या हो बेटा? रिवर्सिबल हो। क्या हो बेटा? इरिवर्सिबल में कभी कोई इक्विलिब्रियम नहीं होगा। वो एक तरफ चली गई रिएक्शन, काय का इक्विलिब्रियम होगा? हमारे पास में। तो इक्विलिब्रियम है क्या चीज, ध्यान से समझना। इक्विलिब्रियम को डिफाइन कैसे किया गया है? व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, व्हेन रेट ऑफ ए फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्या मैंने ये बोला कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट? नहीं, ऐसी कोई बात है नहीं बोली, मैंने रेट बोला है। रेट क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट में चेंज, बैकवर्ड रिएक्शन की रेट क्या हो जाए? बराबर। चेंज नहीं, फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट और क्या हो जाए बेटा? बैकवर्ड रिएक्शन की रेट। हमारी भाषा में रेट बोलिए, रेट चलने की स्पीड, चलने की स्पीड। जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है उसी स्पीड से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आना शुरू कर दे, उसी चीज को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। उसी चीज को क्या बोलते हैं? तो इक्विलिब्रियम पे आर फॉरवर्ड बराबर होता है आर ए। अब इसमें मैंने कहीं नहीं बोला कंसंट्रेशन बराबर होनी चाहिए, कंसंट्रेशन बराबर नहीं होनी चाहिए। हो तो अच्छा, ना हो तो अच्छा, मुझे कोई दिक्कत है नहीं। समझा क्या? नेक्स्ट देखो कि अगर अपने पास एक, मैं कहूं कि एक रिएक्टेंट है उसमें 100 मोल है, प्रोडक्ट के 70 मोल है। इसी टाइम पे ऐसी सिचुएशन आ गई कि 1 सेकंड में इसके 2 मोल किसमें जाते हैं बेटा? प्रोडक्ट में। और उसी वक्त प्रोडक्ट के 2 मोल किसमें आते हैं? रिएक्टेंट में। तो 1 सेकंड में इसके 2 मोल इधर जा रहे हैं, उसके 2 मोल इधर आ रहे हैं। तो क्या रेट तो बराबर हुई कि नहीं हुई? इससे रेट बराबर हुई। रेट क्या हुई? बराबर। अब ध्यान से समझो,
तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि यार रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज आएगा क्या? अरे बराबर कंसंट्रेशन चेंज बताओ। भाई यहाँ 100 से 2 गए तो 98 हो गए, उसी वक्त 2 वापस आ गए तो वापस 100 हो गए कि नहीं हो गए? जब बराबर रेट से आगे पीछे जा रहे हो तो क्या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट? और वो चेंज कितना होगा? जीरो। मैंने अब भी नहीं कहा कंसंट्रेशन बराबर है, मैंने कहा चेंज जीरो है, क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो दोनों तरफ बराबर स्पीड से जा रहे हो तो इधर भी कोई चेंज नहीं आएगा, इधर भी कोई चेंज है। तो इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन है कि रेट बराबर होगी और चेंज जीरो होगा। कंसंट्रेशन का चेंज जीरो, रेट का चेंज जीरो नहीं, रेट बराबर और कंसंट्रेशन का चेंज जीरो। कंसंट्रेशन का चेंज जीरो, इसका मतलब कंसंट्रेशन क्या होगी? कांस्टेंट। क्या होगी? कोई कांस्टेंट वैल्यू चलेगी। एक बार इक्विलिब्रियम आ गया उसके बाद प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वही रहनी है, रिएक्टेंट की वही रहनी है। अरे बोलो, अगर रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड जा रही होती तो रिएक्टेंट घटेगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा। बैकवर्ड जा रही होगी तो प्रोडक्ट घटेगा, रिएक्टेंट बढ़ेगा। लेकिन इक्विलिब्रियम आ गया तो रिएक्शन कहीं नहीं जानी। अरे बोलो, तो अपन एक और स्टेट में क्या बोलते हैं? चेंज इन कांस्टेंट फॉर रिएक्टेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन। अच्छा, कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट फॉर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। पर बराबर हो इसकी कोई बात मैंने कही नहीं। अब नेक्स्ट देखो बड़ा ध्यान से। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है, उसमें N1A प्लस N2B रिएक्शन करके बनाता है N3C प्लस N4D। क्लियर है? तो अगर मैं इसके लिए R फॉरवर्ड लिखना चाहूं तो क्या आएगा? K फॉरवर्ड A की पावर N1 B की पावर N2। अगर मैं बैकवर्ड लिखना चाहूँ तो K बैकवर्ड C की पावर N3 D की पावर N4। और मुझे पढ़ाया गया है कि एट इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ ए बैकवर्ड, कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड की रेट बराबर होती है। तो मैंने बराबर लिख दी, K फॉरवर्ड A की पावर है N1 B की पावर है N2 इक्वल टू K बैकवर्ड C की पावर N3 D की पावर है। बोलो कोई दिक्कत है? अब के फॉरवर्ड में जैसे के बैकवर्ड को डिवाइड कर दिया, के फॉरवर्ड में क्या कर दिया? के बैकवर्ड को, और इसको इधर ले आया नीचे बड़ा डिवाइड में क्रॉस मल्टीप्लाई। अरे बोलो, अब बता के फॉरवर्ड और के बैकवर्ड, और यहाँ क्या? सी की पावर N3 डी की पावर N4 ए की पावर N1 बी की पावर N2। तो आपको नहीं लगता ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है और ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है? और आपने एक चीज देखी, के फॉरवर्ड और के बैकवर्ड। के फॉरवर्ड क्या है बेटा? रेट कांस्टेंट। के बैकवर्ड क्या है? रेट कांस्टेंट। और दो कांस्टेंट का रेशियो हमेशा क्या आता है? कांस्टेंट। उसी कांस्टेंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब मुझे एक बात बताओ, क्या के फॉरवर्ड और के बैकवर्ड कंसंट्रेशन पर डिपेंड करते थे क्या? कि नहीं सर, रेट कांस्टेंट तो नहीं करते। इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी नहीं करेगा। कि सर फिर ये किस पे डिपेंड करते थे? टेम्परेचर पे। तो ये भी किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे। ये किस पे डिपेंड करते थे बेटा? रिएक्शन के नेचर पे डिपेंड करता, तो ये भी रिएक्शन के नेचर पे। कि सर आपकी एक बात तो बहुत झूठ लग रही है हमें। मैंने कहा क्या? आप कह रहे हो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। इनका फॉर्मूला देखो, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अगर मैं सी की वैल्यू बदलूंगा, के इक्विलिब्रियम बदलेगा कि नहीं बदलेगा? अरे बोलो, बदलेगा। और मैं कहता हूँ नहीं बदलेगा। इसलिए तो कोई जादू टोना ही है। क्या है? मैं जादू टोना कुछ नहीं है बेटा, क्योंकि अगर आपने सिर्फ सी की कंसंट्रेशन बदली तो बैकवर्ड रेट फॉरवर्ड रेट के बराबर ही नहीं हुई। अरे बोलो, तो इक्विलिब्रियम ही नहीं है। जब इक्विलिब्रियम ही नहीं है तो कांस्टेंट भी नहीं है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन ही तभी है जब अगला रोक के कहे ये इक्विलिब्रियम है। हमारे पैर पकड़ के कहे। वो एक आजकल एक मीम चलते हैं ना कि प्लीज बोले हमें, प्लीज कि ये इक्विलिब्रियम है, तो ही मानना है इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम है तभी डिफाइन है, वरना डिफाइन ही अपने पैर पकड़ के रोए ना कि भाई मान जाइए इक्विलिब्रियम है, तो ही मानना है, वरना मानना नहीं है इक्विलिब्रियम। हमारे पास में अगला 2 बार लिखे ये इक्विलिब्रियम है भाई, इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम। और जब इक्विलिब्रियम है तब की बात है। अगर आपने सिर्फ एक को बदला, मैं सिर्फ एक ही कंसेंट्रेशन बदल दूं तो फॉरवर्ड बदल जाएगी, बैकवर्ड तो नहीं बदली। रिएक्शन खत्म, इक्विलिब्रियम ही खत्म। और जब इक्विलिब्रियम ही खत्म हो गया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगाने का कोई मतलब ही, इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फिक्स है, वेरिएबल है। तो कि सर वेरिएबल नहीं है तो अगर मान लो कंसेंट्रेशन बदल दूं तो मतलब ये कंसेंट्रेशन फिक्स है? नहीं, मैं कंसेंट्रेशन फिक्स है लेकिन ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट है, मतलब बदल सकती है। कैसे? मैंने कहा कि प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन 4, रिएक्टेंट की 2, इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम आने के बाद यही रहेगा। अगर मैं एक नया इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज करूं 6 और 3, अब भी देख लो प्रोडक्ट की ये रेशियो है ना बेटा, रेशियो फिक्स है। रेशियो क्या है? फिक्स। भाई कांस्टेंट तो होगी, एक बार इक्विलिब्रियम में आ गया तो प्रोडक्ट हमेशा 4 ही बनाए रखेगा। मान लो मैंने एक नया इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज किया नई कंडीशंस में, तब रेशियो 6 रेशियो 3 हो गया। अब 6 का 6 ही बना रहेगा हमेशा ऑल थ्रू आउट रिएक्शन। हमारे पास में तो अब देख लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है? 2। अब भी कितना है? 2।
अगर प्रोडक्ट की 4 हो जाए, रिएक्टेंट की 4, 8 और 4 तब भी 2 है। तो मतलब इक्विलिब्रियम पे क्या फिक्स है? तो सर इक्विलिब्रियम क्या हमेशा सेम ही कंसंट्रेशन पे आएगा? नहीं, हर बार अलग अलग आप शुरुआत क्या लेते हो उस पर डिपेंड करता है। हाँ, अगर एक बार इक्विलिब्रियम आ गया, जैसे एक रिएक्शन का इक्विलिब्रियम 50 आया, तब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 50 है, अब थ्रू आउट रिएक्शन 50 ही बनी रहेगी। लेकिन मान लो हमने रिएक्शन को शुरुआत में 300 से स्टार्ट किया, तो हो सकता है वो 200 पे इक्विलिब्रियम आ जाए। अब थ्रू आउट रिएक्शन क्या रहेगी? 200। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल गया। कि सर कैसे नहीं बदलेगा? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो तो होता है। मैं हाँ, तो रेशियो तो है। यहाँ देखो, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 4 है, रिएक्टेंट 2 है, रेशियो अब भी कितना है? 2। अब भी 2 है, अब भी 2 है, मतलब यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज है, यहाँ पर भी स्टेबलाइज है और यहाँ पर भी स्टेबलाइज है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है क्या? प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन की रिएक्टेंट का रेशियो। और ये रेशियो फिक्स है, ये बदलता, वैल्यूज बदल सकती हैं किसी एक रिएक्शन के लिए, किसी और सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन में इक्विलिब्रियम अलग अलग टाइम वो आएगा जगह। तो अगर मान लो इक्विलिब्रियम ये आया 4/2, सकता है 6/3 है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कुछ है, रिएक्टेंट की कुछ है। अगर इक्विलिब्रियम 8 पर आया, रिएक्टेंट का 4 है, तो ये भी पॉसिबल है। अरे बोलो। तो रेशियो फिक्स है। अगर किसी ने कहा सिर्फ एक तरफा चेंज कर दूं तो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, तो मुझे क्या मतलब है? अरे बोलो। अब बेटा क्या है कि जो ये इक्विलिब्रियम लिखा गया है, कि इक्विलिब्रियम ये किस में लिखा गया है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का हमने नाम रख दिया केसी। क्या नाम रख दिया? बोलो, कोई दिक्कत है? पक्का? अगर मैं इसी रिएक्शन को प्रेशर की टर्म में लिखना चाहूं, पार्शियल प्रेशर, तो क्या हो जाएगा? केपी। क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा बेटा, प्रोडक्ट की जैसे यहाँ पे कंसंट्रेशन थी सी की, वहां पे क्या हो जाएगा? सी का पार्शियल प्रेशर। डी की कंसंट्रेशन डी का पार्शियल प्रेशर, ए की कंसंट्रेशन ए का पार्शियल प्रेशर, बी की कंसंट्रेशन बी का पार्शियल प्रेशर। उसका नाम हो जाएगा केपी। क्या नाम हो जाएगा? केपी। और अगर कोई मुझसे कहे कि मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिखो, तो वही प्रोडक्ट की मोल फ्रैक्शन अपॉन है रिएक्टेंट की मोल फ्रैक्शन, समझा क्या? उसका नाम क्या हो जाएगा? के एक्स। और ध्यान रहे, इन तीनों में से ये हमेशा यूनिटलेस होता है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन कोई यूनिट है नहीं। ये यूनिटलेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये तो हमेशा ही क्या होता है? यूनिटलेस। आ रही बात समझ में? कि सर वो यूनिटलेस कैसे नहीं हो सकता? मैं जरूरी थोड़ी है N1 N2 N3 पावर सेम हो। अगर पावर सेम होगी तो सारे प्रेशर से प्रेशर कट जाएंगे, यूनिटलेस आ जाएगी। मान लो ऊपर प्रेशर की पावर आई 2, नीचे प्रेशर की पावर आई 1, तो प्रेशर की यूनिट आ जाएगी एटीएम। अगर नीचे 2 हुई ऊपर 1 हुई तो एटीएम इनवर्स आ जाएगा। इसकी भी यूनिट हमेशा 0 कोई गारंटी नहीं है। लेकिन के एक्स तो हमेशा ही क्या है बेटा? यूनिटलेस। समझा क्या? अरे बोलो। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं बेटा इनमें रिलेशन, कि भाई केपी और केसी क्या दोनों बराबर हैं या कुछ वेरिएबल है, या कुछ वेरिएबल है। तो अगर अपन ध्यान से देखें बेटा, तो अपने को पता है पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, P इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी होता है। पी एन अपॉन वी क्या होता है? कंसंट्रेशन। तो हम क्या लिख सकते हैं? P इक्वल टू सी आर टी। अगर मैं कहूँ कोई गैस है, ए गैस, उसका प्रेशर क्या होगा बेटा? पी ए इक्वल टू सी आर टी। गैस बी का क्या होगा बेटा? पी बी इक्वल टू सी बी आर टी। सी का क्या होगा? सी सी आर टी। और डी का क्या होगा? सी डी आर टी। अब आपको पता है केपी इक्वल टू क्या है बेटा? हमने पास रिएक्शन तो यही है, N1A प्लस N2B रिएक्शन करके क्या बनाती है बेटा? N3C प्लस N4D। तो बेटा जो केपी आएगा वो क्या आएगा? कि सर केपी सिंपल है, सी का पार्शियल प्रेशर का क्यूब, डी की पार्शियल प्रेशर की, सॉरी सी की पार्शियल पावर N3, डी की पार्शियल पावर है N4, ए के पार्शियल प्रेशर की पावर है N1, बी की पार्शियल प्रेशर की पावर है N2। तो क्या मैं इस पी ए पी सी इन सब की वैल्यू उठा उठा के रख सकता हूँ क्या? अरे बोलो। तो मैंने रख दी पीसी की जगह सीसीआरटी, पीडी की जगह सीडीआरटी, इसकी जगह सीआरटी, इसकी जगह सीबीआरटी। और आपको पता है बेटा, अगर मेरे पास ये लिखा हुआ है सी ए आर टी की पावर N1, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ सी ए की पावर N1 आर टी की पावर N1 लिख सकता हूँ। तो मैंने यही किया बेटा, ये सी सी आर टी है तो इसको लिख दिया सी की पावर N3, सी की पावर है, बस सी का डब्बा लगा दिया, हम लोग कंसेंट्रेशन होता है, तो सी की कंसेंट्रेशन की पावर N3, आर टी की पावर है N3, सी डी की पावर, सी डी इसको क्या लिख दिया? डी की कंसेंट्रेशन की पावर N4, आर टी की पावर है N4। इसी तरह मैंने केसी को क्या लिख दिया बेटा? सी ए को क्या लिख दिया? ए की पावर N1, आर टी की पावर N1, बी को क्या लिख दिया? बी की पावर N2, आर टी की पावर है N2। बोलो लिख सकता हूँ। अब मुझे पता है बेटा
कि ये जो टर्म है ना, यही तो Kc है। ये कौन है? Kc। अगर ये Kc है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? Kp इक्वल टू, इस पूरी टर्म की जगह क्या लिख दिया मैंने? Kc। क्या लिख दिया? ये RT की पावर n3, RT की पावर n4, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? RT की पावर n3 प्लस ए n4, n1 और n2, तो क्या लिख सकता हूँ? RT की पावर n1 प्लस ए n2। क्या यहां तक चमका? अब मुझे पता है कि बेटा ये RT तो ये क्या हो जाएगा? RT n3 प्लस n4 माइनस n1 प्लस ए n2। और आप इससे बेटा ये क्या आ गया? डेल्टा Ng, क्योंकि ये प्रोडक्ट थी और ये रिएक्टेंट। कि सर आपने Ng ही क्यों लिया? क्योंकि बेटा मैंने प्रेशर लगाया, प्रेशर गैसों का ही होता है। किसका होता है? तो गैस नहीं, उनका प्रेशर होता ही नहीं। आगे बात में, तो डेल्टा एनजी क्या है? गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट। समझा? तो अपने पास केपी इक्वल टू क्या आ गया? के सी आर टी की पावर डेल्टा एनजी। और डेल्टा एनजी क्या है? स्टोइकियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टोइकियोमेट्री ऑफ ए रिएक्टेंट। अब लेते हैं कंडीशन, कि ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है जब केपी केसी बराबर आ रहे हो। मैंने कहा है कि सर क्या कंडीशन है? मैंने कहा पहला है डेल्टा एनजी जीरो, दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, बराबर हो, कोई गारंटी नहीं है। वो प्रेशर की टर्म में, वो कंसंट्रेशन टर्म में यूनिट अलग अलग होंगी। लेकिन अगर डेल्टा एनजी जीरो हो जाए, गैसियस स्टोइकियोमेट्री का माइनस, सॉरी स्टोइकियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट जीरो आ जाए, और अगर डेल्टा एनजी जीरो हो तो आरटी कुछ भी हो, किसी की पावर जीरो क्या होता है? वन। तो ऐसी कंडीशन में केपी और केसी हमेशा बराबर होंगे। क्या होंगे बेटा? बराबर होंगे। जैसे ये रिएक्शन है H2 गैस प्लस I2 गैस 2HI बनता है, तो उसका डेल्टा एनजी जीरो है। इस रिएक्शन में चाहे तुम केपी निकालना चाहे केसी निकालना, मुझे कोई फर्क है। केसी आए तो उसे केपी बोल देना, केपी आए उसे केसी बोल देना, अलग से निकालने की जरूरत है। बाकी कोई रिएक्शन आए तो अगर केपी दिया है तो डेल्टा आरटी और डेल्टा एनजी निकाल के केसी निकाल लेना, केसी दिया है तो केपी निकाल लेना। एक और कंडीशन है जब केपी और केसी बराबर हो सकते हैं। मैंने कहा वो क्या कंडीशन है? कि सर अगर कैसे ही करके आरटी की मल्टीप्लाई वन हो जाए, आरटी का मल्टीप्लाई क्या हो जाए? वन। तो अगर आरटी का मल्टीप्लाई वन है और वन की पावर चाहे कुछ भी रख दो, वन ही होनी है, तो क्या आपको नहीं लगता केपी कैसे बराबर आ जाएंगे? और आर टी इक्वल टू वन है तो टी इक्वल टू क्या हो गया? वन अपॉन ए आर। और आर की वैल्यू क्या है बेटा? 1/12 है। तो टेम्परेचर कितना आ गया? 12 है केल्विन। अब आर की वैल्यू कोई कहेगा कि सर मैं 25/3 ले लूं, तो है ना, वो तभी ले सकते हो बेटा जब ये किस में दिया हुआ हो? ये लीटर एटीएम में ना हो। और हमने सब कुछ किस में लिया? लीटर एटीएम में। कंसंट्रेशन किस में लेते हैं? लीटर में। और प्रेशर किस में लेते हैं? एटीएम में। इसलिए मैंने आर की वैल्यू ये वाली यूज की है। अगर वो प्रेशर को यूनिट बदलेगा आरी भाषा में, तो इसकी भी यूनिट बदलनी पड़ेगी, इधर भी यूनिट बदलनी पड़ेगी। टेंशन ही नहीं, वैल्यू 1/12 हो जाएगी फिर से। अरे बोलो, तो 12 है केल्विन आना, कितना आना? 12 है केल्विन। समझा? आपको इसको भी तो पास्कल में ले जाना पड़ेगा। इधर किस में? लीटर एटीएम, लीटर में चल रही है बेटा सारी कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर में। सबको किस में ले जाना पड़ेगा? मोल पर है, मीटर क्यूब, यूनिट कटेंगी, सब वही आएगा। ये आसान है, टक दे से हो गया, कहानी खत्म। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नेक्स्ट मतलब कि मोल फ्रैक्शन वाले में, तो आपको बताया बेटा पीए इक्वल टू क्या होता है? आपने पार्शियल प्रेशर का लॉ पढ़ा है कि अगर कोई गैस है, उस गैसों के मिक्सर का टोटल प्रेशर, मेरे पास एक कंटेनर में बहुत सारी गैस है, उन गैसों का टोटल प्रेशर पी टोटल है, कितना है बेटा? पी टोटल। तो किस उस गैस में, उस कंटेनर में चार गैस ए बी सी डी, और इस गैस की मोल फ्रैक्शन एक्स है, इसकी मोल फ्रैक्शन एक्स बी, इसकी मोल फ्रैक्शन है एक्स सी, और इसकी मोल फ्रैक्शन है एक्स डी है। तो गैस ए का पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते? डाल्टन ने क्या सिखाया था? टोटल प्रेशर को उसकी मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया पी ए, ये क्या हो गया? पीबी, ये हो गया पीसी, ये हो गया पीडी। आगे समझ में? अब आपको पता है केपी का फॉर्मूला यही था, तो मैं वापस से पी ए पीबी पीसी पीडी की वैल्यू रख दूं यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पुट अप करूंगा, तो मैंने सी की जगह क्या लिख दिया? एक्स सी पी टोटल की पावर है n3। डी की जगह क्या लिख दिया? एक्स डी पी टोटल की पावर है n4। ए की जगह क्या लिख दिया? एक्स से पी टोटल की पावर है n1। एक्स बी पी टोटल की पावर है n2। बोलो कोई दिक्कत है? अब बेटा मैंने क्या किया? वापस से वही किया। इसको क्या लिख सकता हूँ? एक्स सी की पावर n3 और पी टोटल की पावर है n3। इसको क्या लिख सकता हूँ? एक्स डी की पावर n4, पी टोटल की पावर है n4। इसको क्या लिख सकता हूँ? एक्स ए की पावर n1, पी टोटल की पावर n1, एक्स बी की पावर n2, पी टोटल की पावर है n2। और नीचे वाले को लिख दिया पी टोटल n1 प्लस n2। ये प्लेटिनम नहीं है, पी टोटल है, ठीक है। ये क्या है बेटा? पी टोटल n3 प्लस है n4। ये पी टोटल से बराबर से लिख दिया यही होना चाहिए, ठीक है। अब आपको पता है, इस चीज को आप जानते हो, यही तो है मोल फ्रैक्शन, kx।
तो मेरा पी केपी क्या आ गया, के एक्स पी टोटल की पावर डेल्टा एन जी। तो हमारे पास दो रिलेशन आ गए, केपी इक्वल टू के एक्स पी टोटल की पावर डेल्टा एन जी और केपी इक्वल टू के सी पी टोटल आर टी की पावर है। बोलो कोई दिक्कत है? दोनों आ गए अपने पास में। अब अपने को इन दोनों को देखना है, तो ध्यान से देखो। अब हमसे एक और क्वेश्चन है कि कंडीशन जब केपी और के एक्स बराबर होते हैं, मैं कहता हूं जब डेल्टा एन जी जीरो हो जाए, अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू जीरो रख दूं तो पी टोटल कुछ भी हो, केपी और के एक्स क्या होंगे, बराबर। और मैं अभी पढ़ के आया था डेल्टा एन जी जीरो पे तो केपी और केसी भी बराबर है। तो डेल्टा एन जी जीरो पे केपी बराबर है के एक्स बराबर है केसी के। तुम्हारे मन में आए ना वो निकालना, मुझे कोई दिक्कत है। तुम केपी निकाल लेना, वही के एक्स है, तुम के एक्स निकाल लेना, वही केसी है। और तुम्हें पता है इस तीनों आपस में बराबर भी है डेल्टा एन जी जीरो पे। और डेल्टा एन जी जीरो है, आपको पता है के एक्स की तो कोई यूनिट होती ही नहीं है। और आपको पता है डेल्टा एन जी जीरो पे तीनों बराबर भी है। इसका मतलब जब भी डेल्टा एन जी जीरो होगा, ना केपी की यूनिट होगी, ना केसी की यूनिट होगी, ना के एक्स की, क्योंकि तीनों बराबर है। बराबर चीजों के बराबर ही होंगे सब कुछ। तो आपसे पूछता है केपी केसी कब यूनिट लेस है, जब डेल्टा एन जी जीरो है, वरना कोई ना कोई यूनिट आएगी। अरे बोलो। नेक्स्ट बात करते हैं, तो कैसे निकालोगे यूनिट। तो ध्यान रखना केपी की जो यूनिट होगी वो होगी एटीएम की पावर डेल्टा एन जी, और केसी की यूनिट क्या होगी बेटा, मोल पर लीटर की पावर है डेल्टा एन जी। ठीक है। अब केस टू है, उसमें सिर्फ पी टोटल अगर वन हो जाए, पी टोटल क्या हो जाए, और अगर मतलब पी टोटल की वैल्यू में वन रख दू तो केपी और के एक्स बराबर है। लेकिन इस वक्त ये नहीं कह सकता केपी के एक्स और के सी तीनों बराबर है। उसके लिए वो केपी और के सी के बराबर है। भाई आर टी इक्वल टू वन अगर मैं लूं, तो केपी के सी बराबर है, पी टोटल वन लूं तो केपी के एक्स बराबर है, और डेल्टा एन जी जीरो लूं तो तीनों बराबर है। आई बात में। अब जैसे अपने क्वेश्चन कैसे आता है कि इनमें से कौन सा है जिसमें केपी और के सी ग्रेटर देन है, केपी और के सी बड़ा है। तो जैसे हमसे कहा एन टू प्लस थ्री एस टू रिएक्शन करके बनाता है टू अमोनिया। तो आपको पता है के पी इक्वल टू के सी आर टी की पावर है डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी अगर मैं निकालूं तो प्रोडक्ट के मोल कितने, दो, रिएक्टेंट के कितने, चार। तो डेल्टा एन जी कितना है, माइनस दो। तो आप क्या लिखोगे, के पी इक्वल टू के सी आर टी की पावर है माइनस टू। तो आपको पता है बेटा आर टी की पावर माइनस टू मतलब आर टी नीचे जाएगा। अरे बोलो। तो आपको नहीं लगता केपी और केसी में से बड़ा कौन है, केसी। केसी बड़ा है ना, केसी में कोई डिवाइड हो रहा है। जैसे ये रिएक्शन है टू एस ओ टू प्लस ओ टू रिएक्ट करके, एक सेकेंड, ये तो कोई और ही क्वेश्चन है, ये कोई और ही क्वेश्चन। बोलो ऐसा क्वेश्चन आया तो आराम से समझा दोगे पक्का, ये केपी केसी में से कौन बड़ा है, पक्का ना। अब हमसे किसी ने कहा कि एक रिएक्शन है टू एस ओ टू प्लस ओ टू रिएक्शन करके बनाता है टू एस ओ थ्री, अगले दे रखा है। और साथ में कह रहा है इसकी कंसेंट्रेशन 0.4, इसकी 0.2, इसकी 0.8, और ये कहता है टाइम टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम। तो क्या ये हमारे हाथ जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा, कि ये जो लिखा गया ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, किसकी कंडीशन है। अगर ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो मैं सीधा सीधा लिखूंगा प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन। तो प्रोडक्ट कौन है बेटा, SO3। तो आप क्या लिखोगे, के इक्विलिब्रियम इसके लिए अगर आप लिखना चाहो तो के क्या लिखोगे, SO3 का कंसेंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई SO2 की कंसेंट्रेशन का स्क्वायर और O2। अरे बोलो, हम का क्या, तो हमने यही करना है 0.8 का स्क्वायर, नीचे 0.2 का 4 का स्क्वायर 0.2। अरे बोलो। लेकिन ये तभी कर सकता हूं जब ये टाइम टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम दिया है, अगर यहाँ इक्विलिब्रियम नहीं दिया होता तो मैं तो कुछ नहीं जानता क्या करना है। अरे बोलो, चमका क्या। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, जैसे हमसे कहा कि 2SO2 प्लस O2 रिएक्शन करके बनाता है 2SO3। कहता है इसके 5 मोल, इसके 10 मोल, इसके 20 मोल, और कह रहा है टाइम टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे। तो मैं क्या करूं बेटा, सीधा का सीधा सोल्व कर दोगे ऐसे। अरे बोलो, टी इसका स्क्वायर क्या है, कंसेंट्रेशन। क्यों चाहिए कंसेंट्रेशन, क्योंकि बेटा यहाँ कंसेंट्रेशन चाहिए, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन है रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन। मोल नहीं चलेगा, क्या नहीं चलेगा, मोल नहीं चलेगा। वॉल्यूम की आपको ये कितना दे रखा है, 5 लीटर, कितना दे रखा है हमारी बस में। तो वॉल्यूम 5 लीटर, तो पहले मैं सब में 5 का डिवाइड करूंगा बेटा। जैसे 5 से डिवाइड करूंगा ये कितना आएगा, एक। इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, दो। और इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, चार। अरे बोलो, बस हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई
1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1। मैं कंसंट्रेशन लूंगा, क्या लूंगा? कंसंट्रेशन, मोल नहीं लूंगा। अब कई बार बच्चे के दिमाग में ऐसे सनक आती है कि सर अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिख देता तो ये भी तो पॉसिबल थी। इस रिएक्शन का तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग आएगा, ऑफ कोर्स अलग आएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? ये रिएक्शन बदल गई है, ये रिएक्शन है वो रिएक्शन सेम नहीं है। कि सर अगर एग्जाम में आया तो मैं किस इक्वेशन से सॉल्व करूं? अगर एग्जामिनर ने ये इक्वेशन लिख के दिए तो इससे करेगी, ये लिख के दिए तो इससे करेगी। अगर उसने इक्वेशन नहीं लिखी तो मैं क्या करूं? तो कि सर मैंने तो ऐसे इक्वेशन लिख ली। तो याद करो तुम्हें जब बचपन में 9th 10th क्लास में मास्टर जी पढ़ाते थे तो तुम्हें कहते थे कि रिएक्शन हमेशा किस में लिखनी है? इंटीजर में। ऐसी इक्वेशन आते थे तुम्हें 2 से मल्टीप्लाई करवाते नहीं थे। तो अगर तुमने कोई इक्वेशन लिखनी है तो वो इस तरह से लिखनी है, कोई उसमें फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, सब इंटीजर फॉर्म में, सब है। जैसे आपको अगर आपने रिएक्शन लिखी H2 प्लस हाफ O2 रिएक्शन करके बनाता है H2O, तो आप ऐसे नहीं लिखोगे। अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे। हाँ, अगर वो लिख के दे दे H2 प्लस हाफ O2 रिएक्शन करके H2 ये बनाता है तो ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो रिएक्शन दे तो हमें कोई दिक्कत ही। लेकिन आप जब लिखोगे तो हमेशा किस में लिखोगे? वरना हर रिएक्शन का अलग होता है, बेटा ध्यान रखना। आप ये वाली इक्वेशन नहीं यूज करोगे अपने। अगर तुमने खुद ने लिखी कि SO2 प्लस O2 रिएक्शन करके SO3 बनाता है तो आप इस तरह से लिखोगे, ये वाले नहीं चलेगी। अगर वो लिख के दे तो कोई दिक्कत ही नहीं। वो लिख के दे, ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी है, अपने को जिद करनी नहीं। आप लिखते हो तो आप अपने हिसाब से लिखो। आगे बात सुनो। अब नेक्स्ट देखो चीज बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम की चीज है कि अपने पास एक N1A है, N2B रिएक्शन करके बनाता है N3C प्लस N4D। मैंने कहा इसके मोल A1 है, इसके मोल A2, इसके मोल A3, इसके मोल है A4। अगर इनके मोल गिवन है, ये क्या है बेटा? मोल, किसी टाइम टी इक्विलिब्रियम पे। और मैंने कहा वॉल्यूम V है, पूरा गैसियस रिएक्टेंट सब एक कंटेनर में, तो वॉल्यूम क्या है? V। तो वॉल्यूम V है तो मैं सब में वॉल्यूम V से डिवाइड कर दूं बेटा। अगर मैं वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी बेटा? सबकी कंसेंट्रेशन आ जाएगी। और एक बार मेरे पास सबकी कंसेंट्रेशन आ गई तो मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा रे? कि सर प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन क्या आएगा? तो आप क्या आएगा? A3 अपॉन V की पावर N3, A4 अपॉन V की पावर है N4 डिवाइड बाई A1 अपॉन V की पावर है N1, A2 अपॉन V की पावर है N2। और अगर अपन इसे सोल्व आउट करेंगे तो ये आएगा A3 की पावर N3, A4 की पावर है N4 डिवाइडेड बाई A1 की पावर N1, A2 की पावर N2, 1 अपॉन V N3 प्लस N4 माइनस N1 प्लस ए। सॉल्व करके देखोगे ये आएगा। अब कि सर इससे हमारा फायदा, में तुम्हारा फायदा ही फायदा है। ये डेल्टा एन जी है, ये कौन है बेटा? आपको पता है बेटा अगर के इक्विलिब्रियम में अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा एन जी 0 हुआ तो जैसे डेल्टा एन जी 0 हुआ तो 1 अपॉन वी की पावर डेल्टा एन जी क्या है? 0। तो 1 अपॉन वी की पावर 0 क्या होता है? 1। तो क्या मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ यही आएगा? अरे बोलो। और इस वक्त जो केपी केसी के एक्स सब बराबर है, तो सिर्फ कहना क्या चाहते हो तो हमें पता है। मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर डेल्टा एन जी 0 हो जाए तो हमें कंसेंट्रेशन नहीं चाहिए, सीधा मोल से चला लेंगे। क्या चला लेंगे? प्रोडक्ट के मोल डिवाइड बाय रिएक्टेंट के मोल। वही केपी है, वही के एक्स है, वही के सी है। मुझे ना पार्शियल प्रेशर चाहिए, ना मुझे मोल है, फ्रैक्शन चाहिए। कब है? जब डेल्टा एन जी 0। अब बहुत बार बच्चे के साथ दिमाग में खराब होता रहता है, उसको क्या कोई रिएक्शन वो पड़ता है, उसमें वॉल्यूम दे नहीं रखा होता, सिर्फ वॉल्यूम दे रखी होती है और वो रोता रहता है कि सर कंसेंट्रेशन कैसे निकालूं? क्योंकि जब तक कंसेंट्रेशन नहीं निकालूंगा तब तक मेरे पास क्या नहीं आएगी बेटा? इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से ऐसे क्वेश्चन में ऊपर आराम से देखोगे तो डेल्टा एन जी 0 दिख जाएगा। तो डेल्टा एन जी 0 दिख गया तो मुझे क्या मतलब, वो पूछे केपी केसी कुछ भी पूछे, मुझे कोई लेना देना ही नहीं है, सब सेम है, सब क्या है? उनका क्या? अरे बोलो। जैसे ये रिएक्शन है, कहता है H2 प्लस I2 गैस रिएक्शन करके बनाता है 2HI। कहता है इसके मोल दे रखे हैं टाइम टी इक्विलिब्रियम पे। मैंने कहा इसका तो डेल्टा एन जी 0 है, बाहर में जाए वॉल्यूम और कंसेंट्रेशन। प्रोडक्ट के मोल का स्क्वायर, प्रोडक्ट के मोल डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट के मोल, ये मल्टीप्लाई होते हैं ना। बोलो कोई दिक्कत है? सोल्व कर दूंगा, आंसर आ जाएगा, करें खत्म। सम का क्या? जैसे ये रिएक्शन है, कहता है PCl3 प्लस Cl2 गैस रिएक्शन करके बनाता है PCl5। कहता है फाइंड आउट केपी। क्या कहता है? फाइंड आउट
और आपको टोटल प्रेशर 20 एटीएम दे रखा है। टोटल प्रेशर क्या दे रखा है? 20 एटीएम। तो देखो दो तरीके कि भाई, तो अब मुझे पता है कि केपी चाहिए, मुझे क्या चाहिए, और डेल्टा एनजी जीरो नहीं है तो सिर्फ मोल से काम चलने वाला। और केपी तभी आएगा जब मेरे पास पार्शियल प्रेशर हो। मेरे पास क्या हो? अब आपको देखो दो तरीके क्या है कि सबके मोल दिए, पी टोटल पता है, दिमाग में आया पार्शियल प्रेशर निकालने का तरीका है मोल फ्रैक्शन। सबकी क्या निकाल दो? टोटल मोल निकाल दो यहाँ से। इक्विलिब्रियम के, ये इक्विलिब्रियम के होने चाहिए, किसके होने चाहिए? तो मैंने सबके मोल जोड़ दिए, 4 2 6 6 6 12, सब में डिवाइड कर दिया, सब में क्या कर दिया? अरे बोलो, सबके क्या आ गई बेटा? मोल फ्रैक्शन क्या आ गई बेटा? और अगर बेटा सबकी मोल फ्रैक्शन आ गई तो सबकी मोल फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर दो? पी टोटल से। जैसे पी टोटल से मल्टीप्लाई करूंगा सबका क्या आ जाएगा? पार्शियल प्रेशर। और एक बार पार्शियल प्रेशर आ गया तो मैं किसी डरता नहीं, प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर अपॉन रिएक्टेंट। यहाँ सोल्व करना नहीं है, आगे जाके कट जाएंगे, आगे जाके 12 से 12 कट गया, 20 से 20 कट गया, अब सोल्व कर दो। यहाँ सोल्व नहीं करना है, आगे आने दो। अब कोई कहता सर अगर आपके पास मोल फ्रैक्शन आया तो मैं मोल वो निकाल लेता के एक्स निकाल सकता हूँ मैं, हाँ। तो के एक्स निकाल के भी सोल्व कर सकता है, के पी इक्वल टू के एक्स पी टोटल की पावर है डेल्टा एन जी। इसमें मुझे कोई दिक्कत है नहीं कि सर मेरा कैलकुलेशन थोड़ी कम होगी, एक स्टेप नहीं लिखनी पड़ेगी ना मेरे को, मैं सीधा के एक्स निकाल लूंगा। क्या निकाल लूंगा? मोल फ्रैक्शन का, प्रोडक्ट के मोल फ्रैक्शन अपॉन रिएक्टेंट का मोल फ्रैक्शन। के एक्स तो यही होता है क्या? के एक्स क्या होता है? प्रोडक्ट के मोल फ्रैक्शन। के एक्स आ गया, और के एक्स आ गया तो के एक्स को क्या, के पी इक्वल टू क्या होता है? के एक्स पी टोटल की पावर डेल्टा एनजी, पी टोटल लगा दे रहा है, डेल्टा एनजी निकाल लूंगा। फिर बोलो नेक्स्ट वन है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की प्रॉपर्टीज है क्या है, और अभी अपने पास टाइम बहुत है। ये तो टॉपिक पढ़ा दूं पूरा, छोटा सा इधर से, ठीक है ना? चलो चलो कोई बात नहीं, कल ही पढ़ेगा, क्योंकि नीचे वाला भी पढ़ाना।